नमस्कार साथियों, मैं रघुवंशी स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। जैसा कि आपने देखा होगा, शिक्षक दिवस एक विशेष, यह आज का हमारा विषय है, जिसमें हम छोटी सी आपस में परिचर्चा करेंगे और थोड़ा सा आपस में मंत्रणा करेंगे, आपस में थोड़ी सी विमर्श करेंगे। साथियों, यदि शिक्षक की बात की जाए तो मानव समाज जो है, जो हमारा वर्तमान परिवेश है, वह कहीं न कहीं शिक्षकों की ही देन है, जिनके कारण या जिनके तप के कारण, जिनके पुरुषार्थ के कारण आज का समाज हमारा खड़ा हुआ है। एक बात मैं कहना चाहूँगा चाणक्य जी ने कहा था कि शिक्षक विहीन समाज की कल्पना करना ही एक कोरी कल्पना होती है। यदि शिक्षक विहीन समाज की हम बात करें तो वह खड़ा ही नहीं हो सकता है। और शिक्षकों ने हमारे देश को, हमारे समाज को, या यूँ कहा जाए संपूर्ण वसुंधरा को जितना दिया है, अपने तप से, अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से, वह अपने आप में एक स्मरणीय और विचारणीय और आदरणीय विषय है। अब बात मैं अपने भारतीय संस्कृति की करना चाहता हूं, तो प्रारंभ है यदि मैं वैदिक काल से करूं, क्योंकि हड़प्पन संस्कृति या जिसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है, उसमें शिक्षकों के रोल के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो अभी तक नहीं उपलब्ध हो पाई है। जो हमारे ज्ञात स्रोत हैं वो प्रारंभ होते हैं हमारे वैदिक काल से। वैदिक काल में गुरु को ब्रह्म के समान माना जाता था, महेश के समान माना जाता था और विष्णु के समान माना जाता था। जैसा कि आप में से अधिकतर लोग इस श्लोक को जानते होंगे, गुरुर विष्णु गुरुर ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरा साक्षात गुरु परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो एक जो इस प्रकार की गुरु की कल्पना की गई है कि जो अपने आप में समाज की सर्वोच्च सीढ़ी पर होता था, जिसकी वजह से समाज का एक ढांचा जो था, समाज की एक व्यवस्था थी, वो आगे बढ़ती थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भगवान राम रहे हों या फिर उस काल के या उस समय के जो जितने भी बड़े बड़े रथी या राजा सम्राट के लड़के या उनके संततियाँ रही हों, या फिर जैसे निसार राजगुह जैसा सामान्य परिवार या पिछड़े जिसे आज के समाज में कहा जाए, उस प्रकार का व्यक्ति रहा हो, सबकी शिक्षा को समान स्तर प्राप्त था। सब एक गुरुकुल में एक साथ शिक्षा प्राप्त करते थे। लेकिन परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगी। जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आगे बढ़ता है, वहाँ पर हम एक बात देखते हैं कि समाज में जातिवाद को लेकर के जिस प्रकार से बातें आगे बढ़ाई गई, वह कहीं न कहीं समाज के लिए घातक हुआ। और उसमें मैं कहीं न कहूँगा, इस बात को खुले मन से स्वीकार करूंगा, उसमें शिक्षकों का भी योगदान रहा, क्योंकि उन्होंने अपने शिक्षण कार्य को, अपने विद्यादान को अपने जीविका से जोड़ लिया। जैसा कि आप द्रोणाचार्य के उदाहरण में प्राप्त करते हैं कि उन्होंने मना कर दिया कर्ण को शिक्षा देने से, और परशुराम जी को जब यह जानकारी हुई कि कर्ण जो है सूत पुत्र है, तो उन्होंने श्रापित कर दिया। और साथ ही साथ एकलव्य जैसे धनुर्धर, एकलव्य जैसे निपुण गुणी व्यक्ति को अपना अंगूठा ध्यान देना पड़ा गुरुदक्षिणा के रूप में। तो ये बातें कहीं न कहीं समाज में उन विसंगतियों में, उन विद्रूपताओं की तरफ इशारा करती हैं, जो कहीं न कहीं शिक्षक को प्रश्न चिन्ह के या फिर सवालों के कटघरे में खड़ा करता है। फिर धीरे धीरे हमारा समाज आगे बढ़ता रहा, और यह जाति व्यवस्था है, यह एक मजबूती से लोगों को शरीर में, लोगों की सोच में अपनी जड़ें जमाती गई। इसका जो दुष्परिणाम हुआ हमारे समाज में, उसका जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह हुआ कि हमने एक तबके को, हमने एक इतने बड़े समुदाय को शिक्षा से विरत कर दिया, जिसमें भी बहुत सारी प्रतिभाएं हो सकती थीं, जो समाज को लीड कर सकती थी, समाज को आगे ले जा सकती थी। अब इसका यह परिणाम ये भी हुआ कि हमारे समाज में विघटनकारी तत्व प्रवेश करने लगे, और उनका परिणाम यह हुआ कि आज या फिर उस समय हमने जाति की जो जकड़न उत्पन्न की, उसमें को तोड़ने का कार्य समय समय पर बहुत सारे लोगों ने किया। लेकिन उस जकड़न में आज भी हमारा समाज जमा हुआ है, और इसमें इसको न तोड़ पाना या इसको प्रश्रय देने का जो भी थोड़ा बहुत कार्य शिक्षकों ने किया है, वह किसी भी हिसाब से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। फिर उसके बाद हम जब मध्यकाल की तरफ बढ़ते हैं, या फिर मध्यकाल के पहले की बात करते हैं, गुप्तकालीन शिक्षा, या फिर उसके बाद का समय, तो उसमें जातियों ने काफ़ी प्रभाव समाज में जमा लिया था, जो कि कहीं न कहीं मेरे नज़रिए से सही नहीं था। फिर जब हम मध्यकाल में आते हैं, तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से इस्लामिक शासन का प्रभाव भारतीय शिक्षा पर पड़ता है, और इस्लामी शिक्षा का प्रभाव का यह नतीजा होता है कि शिक्षक को विशेष रूप से विभिन्न समुदायों में बांट दिया जाता है, जिससे कि
शिक्षक भी उन स्थितियों से अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस करता है कि वह शासन के अंदर अपने आप को बिल्कुल फंसा हुआ महसूस करता है। ये स्वतंत्र अभिव्यक्ति की जो बात करते हैं वह कहीं न कहीं बाधित होती है। लेकिन मध्यकालीन में कुछ ऐसे महान उदार विचारक या उदार शिक्षक रहे हैं, जैसे इनका मैं नाम लेना चाहूँगा रामानंद, स्वामी रामानंद, जिन्होंने इन बेड़ियों को तोड़ने का प्रयास किया और हर समुदाय से, चाहे वह संत रैदास रहे हों, चाहे वह कबीर रहे हों, ऐसे प्रकार के पीपा रहे हों, उन्होंने सबको शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया और शिक्षित करने का समाज का प्रयास किया। यह अपने आप में एक बहुत ही गौरवशाली बात रही है। फिर समय आगे बढ़ता गया, अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर शासन प्रारंभ किया मुगलिया सल्तनत को समाप्त करके। उसमें क्या हुआ कि शिक्षा का एक तरीके संस्थागत रूप प्राप्त हो गया। शिक्षा जो कि हम बात करते हैं मैकाले की शिक्षा व्यवस्था, जो कि 19वीं शताब्दी के लगभग मध्य में आई थी, उसका तो उद्देश्य ही था कि भारतीयों को जो उनकी अपनी शिक्षा है उनसे उनको दूर करके उन्हें वह इम्प्लांट या उस प्रकार से नरिश किया जाए या उन्हें पोषित किया जाए कि वह सिर्फ अंग्रेज़ों को अपना माई बाप समझें, उन्हीं की जाति को, उन्हीं की प्रजाति को और उन्हीं लोगों को पूरे दुनिया का सबसे उत्कृष्ट समाज समझे और हम उनसे सीखने का प्रयास करें। वाकई में देखा जाए तो हम जब बात करते हैं मुगल काल की या फिर उससे पहले की, तो हमारा समाज काफ़ी साक्षर और शिक्षित हुआ करता था। लेकिन अंग्रेज़ों ने जानबूझ करके हमारे शिक्षा स्थलों को पीछे किया और प्राच्यवादी शिक्षा को पीछे करके उन्हें पाश्चात्यवादी शिक्षा को आगे रख करके बाबू निर्माण की फैक्ट्री बना दिया शिक्षालयों को या विद्यालयों को। विद्यालय सिर्फ बाबू निर्माण के कार्य में लग गए, चाहे वो आईएएस जैसा बड़ा पद हो या पटवारी या फिर क्लर्क जैसा छोटा पद हो। सारी जगह पर मैकाले ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमें भारतीय लोगों को बाबू बनाना है, उन्हें एक इंग्लिश इस प्रकार का अंग्रेज बनाना है जो हमारे सेवक रहें और इसी कारण से हम अपनी सत्ता को आगे बढ़ा सकते हैं। और अंग्रेजों ने इसमें बड़ा काम किया। फिर उसके बाद 1854 का जो उड्स डिस्पैच आया, उसने शिक्षा को थोड़ा सा सार्वजनिकरण करने का प्रयास किया, लोगों से जोड़ने का प्रयास किया और शिक्षक को प्रशिक्षण और मजबूती से आगे बढ़ने में उनका सहयोग करने का प्रयास किया। फिर उसके बाद हम इन बीच के कालखंड में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हम प्राप्त कर सकते हैं कि शिक्षा में लोगों की नैसर्गिक प्रतिभा का विकास के लिए मौका मिल सके। इन बातों से हम दूर होते चले गए और फिर हम आज़ादी की बात की अगर बात करते हैं तो आज़ादी की बात हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी, जो मुझे सबसे बड़ी यह शिकायत होती है कि हमने अपनी शिक्षा व्यवस्था को, अपने शिक्षकों को शासन प्रशासन के अंतर्गत ला के रख दिया। जब मेरा मानना है कि हमारे संविधान निर्माताओं को इस प्रकार का प्रबंध करना चाहिए था भारतीय संविधान के हिसाब से, जिस प्रकार से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को उन्होंने संरक्षित किया और उसे पूरी तरीके से स्थापित किया, उसी प्रकार से एक शिक्षा व्यवस्था को भी लेकर के हमारे देश में आयोग का गठन होना चाहिए था। या फिर यूँ कहा गया जैसे लोक सेवा आयोग का स्थान दिया गया सरकारी पदों को, उच्चतम पदों को, आधिकारिक पदों को भरने के लिए, उसी प्रकार से शिक्षा जैसे बड़े तबके को आपको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए था। और हमारे संविधान में ऐसे शिक्षकों के निर्माण या ऐसे शिक्षालयों के निर्माण पर जोर देना चाहिए था, उन्हें संवैधानिक दर्जा देना चाहिए था जो पूरे समाज को आगे ले जा सकें, लीड कर सकें। परंतु समय के साथ साथ परिस्थितियाँ इतनी खराब होती चली गई कि हमने अपनी शिक्षा को बिल्कुल दरकिनार कर दिया। हमने अपनी शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से खुद से अलग कर दिया और उसका नतीजा यह हुआ कि आज हम लगभग 10 लाख शिक्षकों कार्यरत नहीं हैं। आज स्थिति ये है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षक को इस प्रकार से चीज़ों को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, निर्देशित किया जाता है कि तुम इस प्रकार का कार्य करो, अपने बच्चों के साथ ऐसा कार्य करो। इसका नतीजा यह होता है कि शिक्षक जो अपनी मेधा, अपनी क्षमता और अपनी सोच लेकर के एज ए टीचर आता है विद्यालयों में, वह कहीं न कहीं प्रभावित हो जाती है। और उससे क्या होता है कि शिक्षक जो होता है वह एक पहले से स्थापित शिक्षा व्यवस्था या आदेशित की गई शिक्षा व्यवस्था से ही अपने आप को जोड़ करके आगे बढ़ने का प्रयास करता है। इसमें हमने बहुत सारे सुधार करने का प्रयास करना होगा कि हम अपने शिक्षक को उसकी मौलिकता के साथ जोड़ने का प्रयास करें, उसकी स्थानिकता के साथ जोड़ने का प्रयास करें और उसको अपने आप अंतर्निहित शक्तियों से जोड़ने का प्रयास करें। जैसा कि हमारे बहुत सारे महापुरुषों ने, स्वामी विवेकानंद जी ने
हमारे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता जी ने इस प्रकार से बहुत सारी बातें समाज में शिक्षकों के बारे में कही है कि शिक्षक विहीन या शिक्षक का मजबूत होना पूरे समाज के लिए मजबूत करना है। जैसा कि मेरा भी मानना है कि एक सशक्त, एक मजबूत शिक्षक ही समाज का निर्माण करता है। आज यदि हम प्राइवेट संस्थानों की भी बात कर लेते हैं तो वहाँ पर शिक्षकों की क्या स्थिति है। छोटे छोटे सैलरी पर इतने सारे काम उन पर लाद दिए जाते हैं और हर चीज़ बिल्कुल रेडीमेड रूप में तैयार किया जाता है। आज शिक्षक एक बड़े प्रबंधन संस्थान में या एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में जहाँ पर बच्चों को प्राइवेट मॉडल में शिक्षा दी जाती है, उसका स्थान क्या रहता है। आज शिक्षक जो है उस कड़ी का एक छोटा सा बिंदु है, एक छोटा सा स्थान है जहाँ पर उसे एज ए एम्प्लॉई काम करना पड़ता है, न कि एज ए टीचर काम करना पड़ता है। वह आता है और एक मानवीय या फिर यूँ कहा जाए कृत्रिम वातावरण में शिक्षा देता है और फिर अपने विद्यालय से अपने घर जाता है। फिर बच्चों से उसका वह लगाव, वह एकता नहीं हो पाती है। उसको उस महीने में सैलरी मिलती है, वह उसी के लिए कार्य करता है। तो शिक्षा को आजीविका से जोड़ना ही शिक्षा की सबसे बड़ी कमी है या विद्या की सबसे बड़ी कमी है, जो कि कहीं न कहीं हमने अपने औपनिवेश काल में सीखी है। शिक्षा को मेरा मानना है कि वह दर्जा मिलना चाहिए जिससे कि वह खुद में ही अपने आप में संपूर्ण हो और अपने समाज में इस प्रकार के प्रतिभाशाली बच्चों को आगे बढ़ा सके जो समाज को आगे ले जा सकें। इन्हीं बातों के साथ मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। आज जो हमारे समाज ने, हमारे देश ने, या फिर यूँ कहा जाए हमारे सत्ताओं ने बहुत सारे पदों को जो भरा, जैसे शिक्षा मित्र की मैं बात करूँगा, यह कई प्रदेशों में यह नियम लागू हुआ 1998 के आसपास से या उससे बाद से कि इन्होंने लाखों की संख्या में जब शिक्षकों की स्थल खाली हुआ, उनकी स्थिति खराब हुई शिक्षा की, तो उन्होंने स्थानीय स्तर शिक्षा मित्रों की भर्ती की। 10 साल 12 साल उनसे काम लिया और अचानक केस मुकदमा इस प्रकार की बातों में फंसा करके उनकी योग्यता पर सवाल खड़ा कर दिया। मैं मानता हूं कि आपने रिक्रूटमेंट की व्यवस्था ही खराब की और वहां से ही इस प्रकार की सारी व्यवस्था, यदि यूँ कहा जाए कि गंगोत्री से ही गंगा प्रदूषित होगी तो आप कैसे इसको साफ कर सकेंगे। तो आपको इस प्रकार का ढांचा ही विकसित करना चाहिए। सबसे पहली बात, इस संविदा के आधार पर शिक्षकों की भर्ती नहीं होनी चाहिए। शिक्षक को एक पूर्णकालिक शिक्षक होना चाहिए जिससे कि वह निश्चिंत होकर के, निर्भय होकर के अपनी शिक्षा बच्चों में प्रसारित कर सके और बच्चों को एक मजबूत नागरिक बना सके। यदि अब इस प्रकार से यदि हम शिक्षा मित्रों की भर्ती करेंगे, गेस्ट टीचर या शिक्षकों की भर्ती करेंगे, तो अपने आप को लेकर के वह खुद को असहज महसूस होगा, अपने भविष्य को लेकर के असहज महसूस होगा और एक असहज व्यक्ति, चाहे वह शिक्षक हो या गुरु हो या किसी भी पद पर हो, वह एक मजबूत नींव की निर्माण नहीं कर सकता है। तो हमें यह बात की आवश्यकता है कि शिक्षा को स्वतंत्र किया जाए, शिक्षक को स्वतंत्र किया जाए और हम अपनी भर्ती प्रक्रिया को ऐसा निर्मित करें जिसमें कि एक शिक्षा से जुड़ा व्यक्ति ही शिक्षक बन सके, ना कि रोजगार की तलाश में या फिर सिर्फ अपनी आजीविका चलाने की इच्छा में शिक्षक जुड़ सके। आज इस मामले में मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षकों की भी बहुत सारी कमियां हैं। आज जो हमारे शिक्षक हैं, बहुत सारे हैं हमारे समाज से जुड़े हुए, वह ईमानदारी, वह प्रतिबद्धता, वह डेडिकेशन अपने बच्चों के सामने नहीं प्रदर्शित कर पाते हैं जो एक शिक्षार्थी या एक पूरी शिक्षा व्यवस्था को चाहिए। शिक्षक अपने निजी कार्यों में चाहे इतना लिप्त हो जाते हैं कि उन्हें महसूस ही नहीं होता है कि हमारा विद्यालय में जाकर के अपने समय को, अपनी उपयोगिता को प्रमाणित करना है या फिर प्रतिचिह्नित करना है। इस प्रकार की जो अव्यवस्था है, मैं सिर्फ इसके लिए समाज, शिक्षक और सरकार, समाज, शिक्षक और सरकार यदि आपस में कोलैबोरेशन करें, आपस में गठबंधन करें, आपस में एकजुटता प्रदर्शित करें, तभी शिक्षा का और शिक्षक का इस पूरे देश में सुधार हो सकेगा। नहीं तो जिस प्रकार की परिस्थितियां, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण चल रहा है, तो उसमें कहीं न कहीं शिक्षा सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन बन के रह जाएगी, एक संदेश बन के रह जाएगी, या फिर यूँ कहा जाए कि मानव निर्माण की जो एक प्रक्रिया शिक्षा का मूल कारण होता है, मूल विषय होता है, उसे शिक्षा अपने आप को दूर करती चली जाएगी। और हम क्या बनाएंगे? हम जिस प्रकार से लेबोरेटरीज में, जिस प्रकार से प्रयोगशालाओं में, जिस प्रकार से बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस में रोबोट पैदा करते हैं, उसी प्रकार से हम अपने विद्यालयों में एक मानवीय रोबोट बना करके समाज में प्रेषित करेंगे, जिसके अंदर नैतिकता, चारित्रिक गुण, इस प्रकार की बातों का भयानक अभाव होगा, जो कि पूरे समाज के लिए एक कहीं न कहीं नकारात्मक बात होगी और हमारा समाज
जो कि एक मजबूत समाज होना चाहिए, एक शिक्षित समाज होना चाहिए, वह एक शिक्षक और मजबूत शिक्षक के विहीन उन स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाएगा जिसके बारे में हम सोचते हैं। और जो हम दावा करते हैं कि हम विश्व गुरु होंगे, तो यह बात सिर्फ दिवा स्वप्न तक ही सीमित रह जाएगी। साथियों, मेरा मानना है कि जैसे कि मैंने कहा, समाज, शिक्षक और सरकार, इन तीनों को योगदान से ही हम अपने समाज को एक शिक्षित समाज में बदल सकते हैं और अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। अंत में मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा साथियों, यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगती हों, प्रभावी लगती हों और आपको इससे कुछ सीखने को मिलता हो, तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें। और साथ ही साथ यदि मेरी कोई बात आपको और लगी हो, न समझ में आई हो, या मेरी बात में आपको कुछ विरोधाभास नज़र आया हो, तो आपसे गुजारिश करूंगा कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित करने का प्रयास करें। मैं अपने कमियों को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। इन्हीं बातों के साथ विदा लेता हूं, फिर अगले रविवार आपसे मुलाकात करने का पूरा कोशिश करूंगा। नमस्कार साथियों।